नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं स्वाति रायना। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो चुकी है, अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है, देश आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। लेकिन इन दावों के पीछे का सच क्या है? इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या आंकड़े इन सब बातों का साथ देते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जीडीपी के अच्छे नंबर बता रहे हैं कि नोटबंदी और जीएसटी के साए से देश की अर्थव्यवस्था बाहर निकल चुकी है। तो कैसे ये कहा जा रहा है कि देश में मंदी का माहौल है? यही है हमारा खास शो। कोशिश करेंगे इस पर हमारे साथ जो खास मेहमान है उनकी राय लेने के। हमारे साथ एक अच्छा पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जीडीपी ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार, फिर कैसे आई मंदी की बात? ऑटो सेक्टर में आई बहार, फिर कैसे धीमी है ग्रोथ की रफ्तार? नंबर बताते हैं देश की तरक्की, फिर कहां छाई है मंदी? बार बार ये बात आती है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो चुकी है, देश मंदी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन नंबर्स तो कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। जीडीपी के नंबर हो या फिर जीएसटी का कलेक्शन, एक बात तो साफ है कि देश नोटबंदी और जीएसटी के साए से बाहर निकल चुका है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर चल रही है। वित्त वर्ष 2018 के जीडीपी आंकड़े काफी अच्छे रहे हैं। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.2% से बढ़कर 7.7% हो गई है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 7.1% रही थी। चौथी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के बेहतर आंकड़ों में औद्योगिक उत्पादन में तेजी का अहम योगदान है। जीडीपी नंबर्स के साथ जीएसटी कलेक्शन में भी सुधार हो रहा है। मई में कुल जीएसटी कलेक्शन 94,016 करोड़ रुपए रहा और ये पिछले वित्त वर्ष के हर महीने जीएसटी कलेक्शन के औसत 89,885 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हालांकि पिछले महीने यानी अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था, लेकिन अप्रैल में कलेक्शन अधिक होने की वजह ईयर एंड इफेक्ट था। यानी जीएसटी को लेकर व्यापारियों के कंफ्यूजन भी दूर हो रहे हैं और तभी जीएसटी कलेक्शन बेहतर हो रहा है। ऑटो सेक्टर में भी बहार देखने को मिल रही है, तभी तो मई में कंपनियों के सेल्स नंबर अच्छे रहे हैं। M&M की कुल बिक्री 12% बढ़कर 46,894 यूनिट हो गई। मारुति सुजुकी की भी मई में कुल बिक्री 26% बढ़कर 1 करोड़ 72 लाख यूनिट हुई। बजाज ऑटो की मई में कुल बिक्री 30% बढ़कर 4 करोड़ 7 लाख यूनिट हो गई। तो अशोक लेलैंड की कुल बिक्री 50.5% बढ़कर 13,659 यूनिट हुई। ऑटो सेल्स के नंबर इशारा कर रहे हैं कि देश में ऑल इज वेल। वैसे एफएमसीजी में भी ग्रोथ की उम्मीदें बनी हुई हैं। नीलसन के सर्वे में साफ हुआ है कि एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीदें बनी हुई हैं। अप्रैल से जून में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। सर्वे में साफ हुआ है कि नोटबंदी और जीएसटी का असर होगा खत्म और फूड कैटेगरी में बेहतर ग्रोथ की संभावना है। फूड कैटेगरी में पर्सनल और होम केयर से बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। साथ ही मॉनसून बेहतर होने से भी ग्रोथ की अच्छी उम्मीदें हैं। हालांकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। साफ है कि ये नंबर्स देश की तरक्की की कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में इस ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने के लिए कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जीडीपी के अच्छे आंकड़े, ऑटो सेल्स में बाहर आ गई, एफएमसीजी में भी अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। तो कहां है मंदी? यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से ही। हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान है, परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त जगदीश खट्टर जी हैं, एमडी कार्नेशन ऑटो, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट इकरा अदिति नायर हमारे साथ है। साथ ही हमारे साथ कमल नंदी जी हैं, ही इज बिजनेस हेड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट गोदरेज अप्लायंसेज। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे इकोनॉमी की रफ्तार की, मतलब रफ्तार का जो पहिया है वो आगे लगातार बढ़ता जा रहा है और नंबर भी शानदार है। इसलिए हम गाड़ियों के नंबर से ही शुरुआत करते हैं। जगदीश जी, जो नंबर आए हैं, इन नंबर्स को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे अगर हम इसको ग्रोथ के साथ देखें तो? देखिए, जो नंबर हैं बहुत अच्छे हैं, परसेंटेज दिखा रही है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये नंबर पिछले साल के मुकाबले में दिया गया है। पिछले साल इस वक्त अप्रैल मई के महीने में डिमोनेटाइजेशन का असर था और उसकी वजह से टू व्हीलर्स और बाकियों में काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो ये इस वक्त जो ग्रोथ है वो उस नंबर से मुकाबले में है। सो इसको थोड़ा सा आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ये बेस देखना पड़ेगा
लेकिन हाँ ठीक है, नंबर बड़े हैं, लेकिन अगर कहें कि 30% बड़े हैं, 50% बड़े हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। वो देखना पड़ेगा कि जैसे आप जीएसटी का एवरेज बता रहे हैं, मेरे ख्याल में नंबर्स का भी मंथ टू मंथ नहीं देखना चाहिए था, एवरेज देखना चाहिए, तो तब असल मालूम पड़ जाता। मतलब अगर इन टोटलिटी आपसे पूछें कि इशारा क्या कर रहे हैं ये नंबर्स, ऑल इज वेल? No, certainly. I mean, see, if the economy is doing well, there's all these things are happening. So auto will always benefit because auto is always 1.5% of the economy. Absolutely. That has been the thumb rule. So it's very much there. I'm saying, but you know, the numbers being given 50% all are based on last year, जो पिछले साल का last year base है, उस पे है. Okay. तो direction is good. Overall, it will be good. लेकिन आगे देखते हैं कि ये फिर 50% होता है या फिर 25-30 आ जाता है जब का बेस बढ़ जाएगा। तो ओके, आदित्य हमारे साथ है और वो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हमें समझा पाएंगे कि आखिरकार ये नंबर्स जो हैं वो रियल टर्म्स में क्या हमें बताते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है किस पटरी पर दौड़ रही है, किस रफ्तार से दौड़ रही है, ये आप समझेंगे। जीडीपी के आंकड़े बेहतरीन आए हैं, ऑटो सेल्स के नंबर भी अच्छे, एफएमसीजी में भी उम्मीद है अच्छी रफ्तार की। तो कह सकते हैं आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन नंबर्स और रहने जा रहे हैं और ये क्वार्टर बड़ा अच्छा रहा है। देखिए, जो Q4 के जीडीपी और जीवीए के नंबर्स आए हैं उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से अबाउट 30 बेसिस पॉइंट्स बेटर आई है, लेकिन बहुत एक अच्छा बेस इफेक्ट था इस क्वार्टर के लिए, क्योंकि यही क्वार्टर था जब हमने एक ट्रफ देखा था, सबसे लोएस्ट हमने जीडीपी जीवीए ग्रोथ देखी थी डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो थोड़ा बहुत जो बेनिफिट है इस पिकअप में वो बेस इफेक्ट की वजह से भी है। हैविंग सेड दैट, यस, ग्रोथ जो कल आंकड़े आए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, लेकिन Q1, Q2 और Q3 की ग्रोथ जो है उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज करा गया है। एज अ रिजल्ट जो पूरे साल के आंकड़े आए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे ही हैं, उससे बेहतर नहीं है, और FY17 से FY18 में एक स्लो डाउन हुआ है। तो वी हैव टू balance these two things. Q4 better than expected, but there is a slowdown in FY18 as compared to FY17. अब FY19 की अगर बात करें तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जीडीपी और जीवीए ग्रोथ 7% के आसपास कंसोलिडेट हो जाएंगे। Okay. और थोड़ा क्वार्टर टू क्वार्टर में कुछ वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन ग्रोथ शुड बी गुड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी अच्छी होगी, लेकिन किस हद तक एक ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिकवरी आ पाती है वो देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो ये तो वर्तमान है, नजर फ्यूचर पर भी है कि हाँ आगे नंबर्स कितने सस्टेन करते हैं, बट डेफिनेटली अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो कमल नंदी जी, अप्रैल से जून में आपको बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी का असर काफी हद तक खत्म हो जाएगा, फूड कैटेगरी में बेहतर ग्रोथ की संभावना भी जताई जा रही है, और साथ ही साथ मॉनसून बेहतर होने से भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर मिल रहे हैं स्पेशली सेक्टर के लिए। बिल्कुल हाँ, हमें उम्मीद है कि ग्रोथ अच्छे होंगे मॉनसून की वजह से। हालांकि अप्रैल जून का जो क्वार्टर रहा, इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अप्लायंस इंडस्ट्री में नहीं दिखाई दिए। इसके कारण ये है कि अप्लायंस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है लार्जली कूलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो गर्मी अच्छे होने से उसके डिमांड ज़्यादा होते हैं। तो इस साल हमें काफ़ी बारिश एक्सपीरियंस हम लोगों को दिखाई दिए, काफ़ी स्टेट्स में बारिश हुए हैं, थंडर स्टॉर्म हुए हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर्स डाउन रहे हैं, और जिसकी वजह से कंजम्पशन ऑफ कूलिंग प्रोडक्ट्स थोड़ा सा इम्पैक्ट हुए हैं क्वार्टर वन में, अप्रैल जून के क्वार्टर। लेकिन मॉनसून अच्छे होने के कारण, अगर अच्छे हो रहे हैं तो इसे उम्मीद है उसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, और उसके वजह से जो फेस्टिव की डिमांड है वो काफ़ी अच्छे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हमारा इकोनॉमी भी अच्छे नंबर्स फिलहाल पेश कर रही है, लेकिन क्या इस ग्रोथ की राह में कुछ रोड़े भी हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, और एक एक करके उस पर चर्चा भी करेंगे। जगदीश जी, आप ही की शुरुआत में करूंगी। क्रूड की बढ़ती कीमतें, ये एक चिंता का विषय है, रुपए की कमजोरी भी है, और भी कुछ फैक्टर्स है, लेकिन खासतौर पर क्रूड प्लस भारत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, आपको लगता है आने वाले टाइम में ऑटो सेल्स के नंबर्स पर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है? क्योंकि जब लोगों के लिए पेट्रोल डीजल खरीदना ही इतना महंगा हो गया, गाड़ी खरीद के क्या करेंगे? ठीक है, अगर देखिए ऑटो सेल्स एक तो जीडीपी से लिंक्ड है, दूसरा होता क्या है कि अगर थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो लोग रुक जाते हैं,
ये नहीं कि वो खरीदेंगे नहीं, हो सकता है कि उसको पोस्टपोन कर दें, तो उसका थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन अगर बाद में जाके अगर ठीक हो जाता है तो ये मेकअप कर लेता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये ऑयल क्रूड की वजह से या पेट्रोल डीजल की वजह से बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। एब्सोल्युटली। वो ज़्यादा असर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों पर असर होगा। तो हमेशा डर यही रहता है कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो दूसरी चीज़ जब ग्रोथ की बात करते हैं और सब ठीक है, जो मेरा हमेशा ये कहना है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और जो जीएसटी हुआ है, हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी बड़ी काफ़ी थी। वो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो अफेक्ट हुई है, उसमें जो फॉर्मलाइज होती है वो हमें ग्रोथ में आती है, लेकिन जो बंद हो गए हैं वो हमें नज़र में नहीं रहती है। तो इन चीज़ों को ज़रा देखना चाहिए कि हमें, और ये मेरी औरों से भी बात हुई है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जब रेगुलराइज हो रही है तो नंबर आएंगे अच्छे, बिल्कुल सर। लेकिन जो बंद हो चुके हैं और वो लाखों में बंद हुए हैं, उनका कोई मालूम अता पता भी नहीं है। इफेक्ट तो वही होता है उसका। तो आने वाले टाइम में बढ़ती महंगाई, आदित्य, आपको लगता है कि एक एक्चुअली एक चैलेंजिंग फैक्टर रहेगा? क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल की वजह से एक कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे जगदीश जी भी कह रहे हैं, मास कंजम्पशन पे डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे इफेक्ट है। इट्स अ डोमिनोज इफेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको लेकर अभी सरकार को भी बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स क्रूड की बड़ी कीमतें तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है ही। बिल्कुल, हमारा ये अनुमान है कि जो पिछले साल हमने इन्फ्लेशन में मॉडरेशन देखी थी 4.5% से लेकर 3.6% तक, वो इस साल पूरी रिवर्स हो जाएगी। वापस अब इन्फ्लेशन का एवरेज 4.6 के आसपास रहेगा। तो इस अपटिक में एक तो इम्पैक्ट डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस का होगा ही होगा। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें अभी अनसर्टेनिटी है। मॉनसून कितना अच्छा होगा, कितना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एमएसपीज किस हद तक बढ़ाए जाएंगे, उनका मार्केट प्राइसेस पे कितना इम्पैक्ट आएगा, फिस्कल रिस्क्स भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी के लिए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो थोड़ा बहुत तो ऊपर की तरफ ही लग रहा है। तो बेसलाइन एक्सपेक्टेशन हमारा ये है कि एक रेट हाइक इस साल में जरूर होगी। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो अगस्त के महीने की पॉलिसी में आएगी, अगले हफ्ते नहीं देखने को मिलेगी। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $80 पर बैरल पे एवरेज पे रह जाती हैं तो शायद एक दूसरी रेट हाइक भी हमें आगे आके दिख सकती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट कमल नंदी जी, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें तो एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी एक चिंता का विषय होगी। तो ये एक फैक्टर है जिसको मतलब आपकी कंपनी भी काफी ध्यान में रख रही होगी। इस पूरे फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने के जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज काफ़ी प्लास्टिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, और जैसे कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं वैसे प्लास्टिक्स के कीमत ऊपर चले जाते हैं। वो एक इम्पैक्ट है। फ्रेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ऑयल प्राइसेस से। और एक चीज़ जो आज इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो एक कंसर्न है हमारे इंडस्ट्री के लिए, वो है रुपी डेप्रिसिएशन। जो डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर जो स्ट्रेंथन हो रहा है, उससे जो इंपोर्ट्स हम करते हैं रॉ मटेरियल के, स्टील्स के, कंपोनेंट्स के, उस पर भी असर है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में ऑलरेडी 3 से 4% के प्राइस इम्पैक्ट आ चुके हैं, इनपुट कॉस्ट में इम्पैक्ट आ चुके हैं, और इंडस्ट्री प्राइस इंक्रीज़ की बातें कर रहे हैं। जून महीने में इंडस्ट्री शायद प्राइस इंक्रीज जून महीने में लेंगे सारे ब्रांड्स। उससे डिमांड पे काफ़ी असर ज़रूर पड़े, उससे डिमांड पे असर ज़रूर पड़ेगा। और एक और नंबर जिसको लेकर सरकार थोड़ी बहुत राहत महसूस कर रही है वो है जीएसटी कलेक्शन को लेकर। स्पेशली जब से ई-वे बिल लागू हुआ है, वहां से भी एक कलेक्शन का मॉडल शुरू हुआ है, तब से ये उम्मीद बंधी कि हाँ थोड़ा बहुत कलेक्शन में इंप्रूवमेंट होगी। और जो इस बार के भी नंबर्स आए हैं जगदीश जी, उसको सरकार मान रही है कि हाँ ये एक इम्प्रूवमेंट की तरफ है। पहले थोड़ा बहुत समय लगा था, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, और ई-वे बिल से जो कलेक्शन है वो उसमें और भी ज्यादा नंबर्स ऐड कर रहे हैं। देखिए, ऑल सेड एंड डन, दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, मेकिंग गुड प्रोग्रेस। जो आप इश्यूज आते हैं उसको जीएसटी काउंसिल सॉर्ट आउट कर रही है। तो ये जो आंकड़े आएंगे कभी ऊपर कभी नीचे ये होंगे, तो उसकी वजह से हमें देखना कि डायरेक्शन क्या है। तो जैसे आपने बोला ई-वे वजह से है, उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर कंट्रोल और बढ़ जाएगा, एटलीस्ट मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी।
लेकिन जो फिक्र है जो अखबारों में, जो एक्सपोर्टर्स को अभी तक राहत नहीं मिल रही है। देखिए, फॉर आवर ग्रोथ एक्सपोर्ट्स आर वेरी क्रिटिकल। वो मैन्युफैक्चरिंग है, हर चीज़ है। और जब कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज आप देखिएगा पिछले 1-1.5 महीने में कम हुआ है, पहले हर हफ्ते बढ़ता था। तो हमें एक्सपोर्ट है, तो जीएसटी का अब शायद वो अभियान चला रहे हैं जिसे कि वापस देंगे। तो अभी पूरा रिदम नहीं आया है, अभी हमें इंतजार करना है कि रिदम आ जाना चाहिए। ओके आदित्य, यू ऑल्सो फील द सेम थिंग, लेकिन एक जो नंबर्स में एक इम्प्रूवमेंट है, उससे एक शायद होप बंधी है कि हाँ आने वाले टाइम में, जैसा कि जगदीश जी कह रहे हैं कि रिदम को बरकरार रखना है, वो एक्चुअली एक अपवर्ड मूवमेंट में ही दिखाई देगा, क्योंकि धीरे धीरे जो शुरुआत जो टीदिंग प्रॉब्लम्स थी वो अब थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, थोड़ी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स थी वो अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं। डेफिनेटली अप्रैल के महीने में जो हमें कलेक्शंस दिखी थी वो काफ़ी क्वार्टर एंड की वजह से, ईयर एंड की वजह से ज़्यादा ऊंची थी। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद प्रेस रिलीज में इंडिकेट किया था कि ये शायद अभी नया नॉर्मल नहीं है। और मार्च की कलेक्शंस डेफिनेटली पिछले साल के एवरेज से बेटर आई हैं, लेकिन मई की कलेक्शंस अभी अप्रैल के लेवल पे से थोड़ी वापस कम हो गई हैं, जो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड ही था। अब जीएसटी के बाद ई-वे बिल थोड़ा सा सेटल हो जाए, उसके बाद जो कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज है मेरे ख्याल से वो भी कम हो जानी चाहिए। तो डेफिनेटली एक अच्छी रेवेन्यू बॉयंसी मिडल ऑफ द ईयर तक अगर आ जाएगी जीएसटी कलेक्शंस में, तो दैट विल बी क्वाइट पॉजिटिव। लेकिन साथ ही साथ एक अभी कंसर्न पूरी तरह से गया नहीं है कि किस लेवल पे क्रूड ऑयल प्राइसेस सेटल होते हैं और क्या एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को काटनी पड़ेगी, क्योंकि उसका फिस्कल आउटलुक पे काफी इम्पैक्ट आएगा। एब्सोल्युटली। कमल जी, इनफैक्ट जीएसटी कलेक्शन पे मैं आपसे पूछूंगी, और जो कुछ कंप्लायंस इश्यूज यहाँ पर ट्रेडर्स को भी आ रही है और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो जिनको अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं किया जा सका है, वो थोड़ा बहुत इस पूरी जो ग्रोथ की रफ्तार है उसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं बीच में कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर्स ला रही हैं। सो आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो थे जीएसटी के वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी काफ़ी ईज हो गए हैं सारे सिस्टम्स, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के चैलेंज एक और है। हमारी इंडस्ट्री जो है अप्लायंस इंडस्ट्री, ये 28% जीएसटी ब्रैकेट में है और ये एक हाई ब्रैकेट में, सिन ब्रैकेट में इस अप्लायंस कैटेगरी है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कैटेगरी जो है वो 18% पे लेके आना चाहिए, इस कैटेगरी को नीचे लेके आना चाहिए। उससे आई थिंक वो राइटफुल जीएसटी स्लैब होंगे और उससे ग्रोथ काफ़ी अच्छे इंडस्ट्री को मिलेगा। बिकॉज इंडस्ट्री एक अगर आप 3-4 साल पहले देखें तो करीबन 15 से 18% के ग्रोथ रेट पे चल रहे थे, उसके CAGR रफली 15% थे, जो आज घट के पिछले 1 साल से सिंगल डिजिट पे आ गए हैं, करीबन 5 से 7% के लेवल पे आ गए हैं ग्रोथ रेट। सो ये ग्रोथ रेट दोबारा 12-15 रेट पे जा सकते हैं अगर जीएसटी स्लैब को हम नॉर्मलाइज कर दें। ओके और हमें शायद ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो पूरा साल है वो चुनावों से भरा हुआ साल भी है, और वो भी काफी हद तक जो पूरी अर्थव्यवस्था की चाल है उसको बहुत ज्यादा हद तक कह सकते हैं अपने अपने डायरेक्शन में डिविएट भी करता है। इसलिए जगदीश जी, अब राजनीति में किसकी दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि आजकल तो फ्लेवर ही वो है और उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो भी काफी हद तक जुड़ी हुई है। तो जो चुनावी नतीजों का असर भी काफी हद तक इम्पैक्ट डाल सकता है। नहीं बिल्कुल ज़रूर असर पड़ेगा कि जैसे आपने खुद कहा है, अब तो 11 महीने लगभग रह गए हैं और फीवर पहले आ जाता है। तो चुनावी असर में खाली जैसे, लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि जितना गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा है पिछले 1 महीने में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पे, अभी तक गवर्नमेंट हिली नहीं है। जैसे बता रही हैं कि अगर उसमें अगर एक्साइज वगैरह कम कर, पिछले 4 सालों में सरकार को 10 लाख करोड़ रुपया मिला है जो उन्होंने एक्साइज और वैट बढ़ाया था। राइट। अगर उसको कम करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट में बड़ा फर्क पड़ेगा और उसके दूसरे नतीजे होते हैं। लेकिन अब तक सरकार ने रेजिस्ट किया है, लेकिन सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि किस किस्म का सोल्यूशन है
और उसमें किसको मार पड़ेगी और कितनी मार पड़ेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि चाहे राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, वो इस पक्ष में है ही नहीं कि किसी भी तरीके के टैक्स को कम किया जाए और उससे जो आम लोग हैं उन पर बोझ कम किया जाए। अब वो कोई नया फॉर्मूला जरूर तलाश रहे हैं, उस फॉर्मूला का इंतजार एक्चुअली हमें भी है, क्योंकि हम डेफिनेटली इस पर बार बार सरकार से सवाल भी पूछते हैं। लेकिन अदिति, वही बात, आने वाला जो अब एक साल है या आने वाले कुछ क्वार्टर्स हैं, कुछ अगर हम ट्रिगर्स की भी बात करें जिसमें इलेक्शन एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है, उस पे आप डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? देखिए, आई थिंक एक रिस्क इस साल रहेगा कि और एक्सपेंडिचर की अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। ऑलरेडी हमने देखा है कि कर्नाटका में लोन वेवर, क्रॉप लोन वेवर अनाउंस हो गया है। उसका क्या साइज होगा अभी वो क्लियर नहीं है, कितने सालों में स्टैगर होगा वो भी अभी क्लियर नहीं है। और भी ऐसे एक्सपेंडिचर अनाउंसमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट्स की भी तरफ से आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स के 2019 में इलेक्शंस हैं, कुछ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ लेटर ऑन इन द ईयर। तो डेफिनेटली ये एक रिस्क बना रहेगा कि जो भी बजटेड रेवेन्यू ग्रोथ है वो मीट हो पाती है कि नहीं। एक्सपेंडिचर बजटेड लेवल से अगर ऊपर चले जाता है तो मेरे हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर कट करना एक ऑप्शन रहता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर या क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट आप कह लीजिए, उनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर काट के जो अपने रेवेन्यू स्पेंडिंग है उसको फंड करें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, बट विल बी होपफुल, स्टिल होपफुल, क्योंकि जो नंबर्स अभी इंडिकेट कर रहे हैं वो एक सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही रहेगी कि आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए ऐसे ही ग्रोथ बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश खट्टर जी, अदिति नायर एंड कमल नंदी हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।